हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12 की पॉलिटिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। चलो चलते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, अपने तर्क में उत्तर दें। तो इसमें बताना है गुटनिरपेक्ष में कि आज वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों नहीं रहा। तो देखते हैं। तो आपको पता है गुटनिरपेक्ष क्यों बना था। गुटनिरपेक्ष बना था 1961 में, जब शीत युद्ध हो रहा था। शीत युद्ध आपको पता है दो के बीच में होता है, एक सोवियत संघ हुआ था और एक अमेरिका। उस समय क्यों आते, क्योंकि वो किसी भी गुट में नहीं जाना चाहते थे, ना तो सोवियत संघ के में और ना ही अमेरिका के। लेकिन वो आज तक जिंदा क्यों है, जबकि 1991 में जो शीत युद्ध का भी एंड हो गया। तो इसकी अप्रासंगिकता के बारे में बताना है कि आज तक क्यों जिंदा है। तो फर्स्ट कारण है कि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए, विश्व में शांति बनाने के रखने के लिए। उसके साथ ही सेकंड, जो क्षेत्रीय अखंडता ना हो, मतलब खंड ना हो अपने देश के। थर्ड, विश्व व्यवस्था में अपना योगदान देने के लिए, अपने जो सभी देशों को एकजुट कर रखने के लिए, जो उसमें 120 देश हैं उन सभी को एकजुट रखने के लिए। फोर्थ है जो विकासशील देश है और विकसित देश है उन सभी को मंच प्रोवाइड करने के लिए आज तक वो जिंदा है। और यूएनओ है, यूएनओ में 120 देश सारे, बिल्कुल सारे के सारे हैं, जिसमें कि जो गुटनिरपेक्ष उन सभी का पक्ष रखता है कि इन देशों का जो एकजुट होंगे तो उनका पक्ष रखेगा, तो इसलिए भी वो जिंदा। सिक्स पॉइंट है, न्याय संगत, उनके साथ कोई भी गंदा व्यवहार ना हो, इसलिए भी वो जिंदा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से आप क्या अभिप्राय है। साझी मतलब जो मतलब एक चीज है लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी, इनसे आप क्या समझते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, वो करते हैं अब। तो इसमें क्या था, जो 1992 में एक सम्मेलन होता है जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे पृथ्वी सम्मेलन हो गया, रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं इसे रियो सम्मेलन क्योंकि ये ब्राजील में होता है। ब्राजील में रियो डी जेनेरियो करके एक जगह होती है ब्राजील में, इसलिए इसको रियो सम्मेलन बोलते हैं। और इसे एजेंडा 20 के नाम से भी जाना जाता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आने वाली जो पीढ़ी है उसके बारे में सोचते हैं। इस सम्मेलन में क्या होता है, इस सम्मेलन में जो पर्यावरण को लेकर लोगों को ये दिखाया जाता है कि पर्यावरण को दूषित हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए, जिससे कि दक्षिण के देश और उत्तर के देश, दक्षिण के देश कौन से होते हैं, जो कि अविकासशील होते हैं, विकासशील देश होते हैं और अविकसित देश होते हैं, उन सभी को बोलते हैं दक्षिण देश। और उत्तर के देश कौन से होते हैं, जो विकसित होते हैं, जैसे अमेरिका, बड़ी बड़ी कंट्री जो अमीर देश हैं उनको विकसित देश बोलते हैं। तो जो उत्तर के देश थे वो क्या बोल रहे थे कि साझी परंतु सबकी एक जैसी जिम्मेदारी है, लेकिन जो दक्षिण के देश है क्या बोलते थे, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी है। जिसमें कि क्या होता है, जो जापान के क्योटो प्रोटोकॉल में, आपको पता है क्योटो प्रोटोकॉल एक वो है जिसमें कि ये बात तय होती है 1997 में। यूनिसेफ कौन होता है, ये बोलता है कि इसका क्या होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इस ये बात तय कर देता है कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग को ज़्यादा नुकसान है वो उत्तरी देशों ने पहुंचा है, जो विकसित देश है, क्योंकि उनका औद्योगिक विकास हो चुका है। लेकिन दक्षिण देश है वो इस प्रक्रिया से गुजर रहे, से इनको छूट मिलती है, जैसे जिसमें कि होता है चीन होता है, भारत होता है और कुछ विकासशील देश होते हैं, उनको इस छूट मिलती है और उन्हें साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी होती है। और ये बात कही जाती है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की ध्यान है वो विकसित देशों को ज़्यादा रखनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता के समय भारत में समझ आई किन्हीं 3 चुनौतियों का व्याख्या करो। मतलब उस समय जब भारत आजाद हुआ था 1947 के टाइम, तो उसमें भारत में क्या क्या समस्या आई थी उसके बारे में हमें बताना। तो ये 6 मार्कर का क्वेश्चन आता है जिसमें कि 3 समस्या बतानी होती है। 3 समस्या कौन सी थी, एक थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती, जैसे कि आपको पता है अब बहुत सारे भागों में डिवाइड था हमारा जो भारत देश है, उसका निर्माण करना था। वहीं दूसरी समस्या क्या थी, लोकतंत्र स्थापित करना था। और तीसरा क्या था, सभी लोगों का विकास करना था। लेकिन इसमें आपको सब पॉइंट लिखने होते हैं राष्ट्र निर्माण में, जैसे देशी रियासतें थी,
भारत में, क्योंकि वो आ नहीं रही थी। जैसे कि आपको पता है हैदराबाद की, जूनागढ़ की, त्रावणकोर की, बहुत सारी जम्मू कश्मीर की ऐसी देसी रियासतें थी जो भारत में नहीं आ रही थी। इन सभी को भारत के अंदर ऐड करना, इस बारे में देखना, इसलिए राष्ट्र निर्माण की चुनौती बताना। और आपको ये भी बता देना जो एकता के सूत्र में भी बांधना था सभी को, और बता देना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस प्रकार से भूमिका निभाई। लोकतंत्र स्थापित करना, जैसे कि इसमें सार्वभौमिक मत्स्य अधिकार के द्वारा की जा रही थी, जिसमें कि 21 ईयर से पहले 21 ईयर्स का होता था, जिसमें कि सभी लोगों को वोट डालना था, जिसमें कि महिलाएं भी आ रही थी। तो ऐसा ये पहला देश था भारत जब आज़ाद होते उस टाइम का, जिसमें कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार था। और बहुत सारे देशों में जो लोकतंत्र है असफल हुआ था, इसलिए भी एक बड़ी चुनौती है। और विकास, जैसे उस समय क्या था, भारत है बेरोजगारी गरीबी से बहुत सारा जूझ रहा था देश, तो सभी लोगों का विकास करे, जैसे अमीरों का गरीबों का नहीं, तो लोग क्या सोचेंगे कि भारत देश ने अमीर और गरीब में फासला बहुत ज्यादा कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखते हैं अब। हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का वर्णन कीजिए। तो हमें एक हरित क्रांति के बारे में बताना होगा स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन देनी होगी हरित क्रांति की, क्योंकि कुछ मार्क्स तो डेफिनेशन के भी होते हैं। जैसे कि आपको लिखना है कि खेती में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए एक पहल की गई थी, जिसके अंदर गेहूं और चावलों को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था कि इनका उत्पादन आपको ज़्यादा करना है, जिसके अंदर जो सरकार ने लोगों के अच्छे अच्छे क्वालिटी के जो बीज हैं, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई की कहा जाता है कि हम जरूर देंगे। और ये भी कहा था सरकार ने कि आप जो खेती करोगे गेहूं और चावलों को, हम उन मतलब अच्छे दामों पर आपके खरीद भी लेंगे। तो ये बातें थी इसके अंदर। तो अब क्या क्वेश्चन बन रहा था, सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम बतानी है आपको। तो सबसे पहले आप सकारात्मक बताना। सकारात्मक में आप क्या क्या बताओगे, जैसे कि उस समय क्या था, आपको पता है किसान होता है और जमींदार होते हैं। तो इसमें क्या बताओगे आप सकारात्मक, कि इसमें एक बीच मध्यम वर्ग उभर के आया, जिसमें कि वो खेती अच्छी करने लगे थे। तो एक सकारात्मक परिणाम हुआ कि मध्यम वर्ग भी उभर के आ रहा था। और सेकंड क्या बताओगे इसमें, ये बताओगे कि सरकार ने जो सब्सिडी होती है जिन लोगों के पास, उनको ये बोला कि तुम जिनके पास सब्सिडी है मैं उनको मतलब मदद करूंगा बहुत सारे कामों में, जैसे कि सिंचाई के कामों में उनके अच्छी दामों पे हम खरीद लेंगे। उनको ये बातें थी। दो सकारात्मक बता दी, अब दो हमें नकारात्मक बताने, नकारात्मक समस्या बतानी। तो नकारात्मक क्या होता है, जो ये खेती होती है वो कहीं मतलब ये पंजाब, हरियाणा और कुछ पश्चिम के इलाकों में ही सीमित रह जाती है, अलग जो और साइडों में जो इसका मुनाफा बिल्कुल नहीं होता। और सेकंड काम क्या बताओगे, जैसे आपको पता है किसान और जमींदार होता है, उसका फासला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि मध्यम वर्ग उभर के आ गया था, जिससे मुनाफा है वो मध्यम वर्ग को आ गया था, लेकिन किसान है वो और ज़्यादा गरीब हो गया था। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अगर आपको भारत के विदेश नीति के बारे में फैसला लेने को कहा जाए तो आप किन्हीं दो बातों को बदलना चाहेंगे। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, दो बातों को आप कौन सी दो बातों को बदलना चाहेंगे। तो आप सबसे पहले लिखना बदलना चाहेंगे आप किन बातों का। जैसे कि फर्स्ट लिखना 1962 से लेकर भारत में 1972 के बीच में 3 युद्ध होते हैं, जिसमें इसकी एक चीन का होता है, दो भारत और पाकिस्तान के होते हैं। 3 युद्ध होते हैं जिसमें कि भारत है वो शांत रहता है, वो इसमें मुद्दे नहीं उठाता कहीं भी। इसी के लिए हम इसमें बदलाव करना चाहेंगे कि भारत को उस टाइम में शांत नहीं बैठना चाहिए था, उसे इस मामले को कहीं जगह बताना चाहिए था कि चीन और पाकिस्तान मेरे साथ ये क्या करें। तो इस बारे में इसे मुद्दा उठाना चाहिए था। सेकंड आप कान क्या बताओगे कि भारत को ना सार्क वगैरह जो दक्षिण के देशों का सहयोग है उसमें ये बात उठानी चाहिए थी कि चीन और जो पाकिस्तान मेरे देश के अंदर आतंकवादी घटना करते रहते हैं, तो उसको ध्यान में रख के आपको कुछ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस बात वो नहीं उठाता, तो मैं इन दो बातों को बदलना चाहूँगी। तो अब आप ये अगला क्वेश्चन क्या है, और किन दो पहलुओं को बरकरार रखना चाहोगे। तो दो बातें बरकरार रखने के लिए मैं फर्स्ट बात क्या है, 1953 में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का झगड़ा होता है, आपको पता है, जिसमें कि मध्यस्थता कौन निभाता है, भारत निभाता है। तो भारत है उस युद्ध को इतनी शांत तरीके से करता है कि वो जो झगड़ा होता है वो सॉल्व हो जाता है। और दूसरी बात लिखनी है आपको, जैसे कि भारत है,
भारत ने शीत युद्ध के समय अपना पक्ष रखा और गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपनाया, जिसमें कि क्या होता है, उसने अमेरिका और सोवियत संघ में नहीं जाता और अपना एक अलग गुट बनाता है। तो उसने अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना पक्ष रखा, इसलिए उसने गुटनिरपेक्ष अपनाया। तो ये 5 क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिए, और जो 5 क्वेश्चन है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट पे जाके ले सकते हो। If you like the video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.